हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक बेंचर्स। कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आरसीसी के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरसीसी का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसमें हम बात करेंगे कि आरसीसी वर्ड का मीन क्या है, कोड रिलेटेड कुछ डेटाज और अदर थिंग्स। जैसे देखना, फर्स्ट थिंग अगर हम आरसीसी वर्ड की बात करें तो आरसीसी का जो फुल नेम होता है दैट इज रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। अब बात आती है, ये तीन डिफरेंट वर्ड से मिलके बना है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। इन तीन अलग अलग वर्ड का कॉम्बिनेशन है। अब हम सबसे पहले इसके ईच वर्ड को एलोबरेट करेंगे, दैट इज फर्स्ट वर्ड इज कंक्रीट। व्हाट इज कंक्रीट? कंक्रीट होता क्या है? देखो, कंक्रीट में हमने जनरली डेफिनेशन सुनी भी है, 1000 बार इस चीज को पढ़ा भी है। कंक्रीट किसी चीज का मिक्सचर होता है, दैट इज बाइंडिंग मटेरियल होता है इसमें कुछ, प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस कोरस एग्रीगेट प्लस वाटर। अगर एक जनरलाइज हम कंक्रीट की बात करें तो उसके अंदर कुछ एक ऐसे मटेरियल का कॉम्बिनेशन होता है। इन मटेरियल्स को एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है। अब बात करते हैं कि कंक्रीट जो होता है उसको बनाया कैसे जाता है, पहले कौन से प्रोपोर्शन को रखा जाएगा। क्या हम पहले सीमेंट बाइंडिंग मटेरियल रखेंगे, फिर फाइन एग्रीगेट रखेंगे, फिर कोरस एग्रीगेट रखेंगे, या फिर वाटर रखेंगे, या फिर पहले हम कोरस एग्रीगेट रखेंगे, फाइन एग्रीगेट रखेंगे, या बाइंडिंग मटेरियल रखेंगे। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। देखना ध्यान से कि कोरस एग्रीगेट जो होता है उसके वॉइड्स, उसके जो ईच वॉइड्स होता है उसकी साइज बड़ी होती है। तो क्या होता है कि कंक्रीट जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट पार्टिकल्स का एक मिक्सचर होता है, या हम कंक्रीट का एक दूसरा नाम दे सकते हैं, इट इज ए आर्टिफिशियल स्टोन। इट इज ए आर्टिफिशियल स्टोन। अब आर्टिफिशियल स्टोन कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखना, जो कोरस एग्रीगेट होता है उसके ईच वॉइड की साइड्स, ईच वॉइड की जो साइज होती है वो बड़ी होती है। तो हम उस वॉइड्स को फिल करने के लिए हम उसमें क्या काम में लेते हैं, फाइन एग्रीगेट। ठीक है, कोरस एग्रीगेट को सबसे पहले लेंगे, उसके अंदर फाइन एग्रीगेट मिलाएंगे, फिर फाइन एग्रीगेट के जो ईच वॉइड की जो साइज होती है वो कम होती है, तो इसलिए हम इसके अंदर उसके बाद क्या मिलाते हैं, बाइंडिंग मटेरियल, जो बहुत ही फाइन मटेरियल होता है। और फिर भी अगर कुछ स्मॉल अमाउंट में वॉइड रह जाता है तो उसको फिल करने के लिए हम इसमें वाटर मिलाते हैं, जो इसका एक पेस्ट बनाता है। जो इसका क्या बनाता है, पेस्ट बनाता है। और वही पेस्ट क्या हो जाता है, उसी पेस्ट को क्या कहते हैं, कंक्रीट कहते हैं। अब बात सुनी होगी आपने बहुत बार कि जो ये वर्ड इसके साथ कंबाइंड होता है, सीमेंट कंक्रीट। वैसे कंक्रीट को भी हम दो टाइप से बता सकते हैं, दैट इज लाइम कंक्रीट एंड सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट। अब बात आती है, जब बाइंडिंग मटेरियल है वो लाइम होगा तो उस कंक्रीट को बोलेंगे लाइम कंक्रीट, और जब बाइंडिंग मटेरियल जब उसमें सीमेंट होगा तो हो जाएगा सीमेंट कंक्रीट। अब देखो, ट्राई क्या करते हैं, जब इन सब चीजों को प्रोपोर्शन में, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है तो वहां पर एक कंक्रीट बन के आता है, कंक्रीट का पेस्ट बन के आता है, या हम ये कह सकते हैं सीमेंट कंक्रीट का पेस्ट बन के आता है। अब सीमेंट कंक्रीट का अगर पेस्ट बन के आता है तो उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, उसकी परमिएबिलिटी जो होनी चाहिए वेरी लेस होनी चाहिए। परमिएबिलिटी क्या होनी चाहिए, वेरी लेस होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए उसका भी रीजन है। देखो क्या होता है, जब हम कोरस एग्रीगेट में फाइन एग्रीगेट, फिर इन दोनों के मिक्सचर में हम ये मिलाते हैं बाइंडिंग मटेरियल, या हम बोलते हैं सीमेंट मिलाते हैं, फिर उसके बाद वाटर मिलाते हैं, तो वो एक आर्टिफिशियल स्टोन बनाता है। आर्टिफिशियल स्टोन बनाता है जिसकी परमिएबिलिटी बहुत कम होती है। अगर परमिएबिलिटी इसकी ज्यादा होगी तो उससे क्या होगा, इसमें से वाटर पास होगा, और वाटर अगर पास होगा तो इसके अंदर जो अवेलेबल, हम बात करते हैं रेनफोर्समेंट जो अवेलेबल होता है वो क्या हो जाएगा, कोरोइड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो कंक्रीट होता है उसकी परमेबिलिटी को क्या बताया जाता है, बहुत कम होती है। उसको इस तरीके से मैनेज किया जाता है कि कंक्रीट की परमेबिलिटी बहुत कम होती है। यहां तक बात समझ में आई। इसके बाद चलते हैं, देखना ध्यान से, इसमें अब बात करते हैं कि इसमें ये रेनफोर्स्ड वर्ड क्यों ऐड किया गया।
रेनफोर्स्ड वर्ड क्यों ऐड किया गया? तो देखना, रेनफोर्समेंट वर्ड इसलिए ऐड किया गया कि कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो बहुत कम होती है। कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कंक्रीट कंप्रेशन में बहुत अच्छा होता है, एज वेल एज उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो जो कंक्रीट है, अगर हम कंक्रीट को बना देते हैं, मान लो ये एक बीम हमने बनाई, क्लियर है? तो देखना, बीम जो हमने बनाई एक सिंपली सपोर्टेड बीम बनाई है, जिसके ऊपर जनरलाइज हमने एक यूडीएल लोडिंग लगाई। यूडीएल लोडिंग लगाने के कारण से हम ये इसके अंदर इमेजिन कर रहे हैं कि इसमें एक सैगिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है, और जो इस बीम को कुछ इस तरीके से बैंड कर दे रहा है। तो इसके टॉप फाइबर में हमें क्या देखने को मिलेगा? कंप्रेशन, और बॉटम फाइबर में हमें क्या देखने को मिलेगा? टेंशन। और अगर टॉप फाइबर में कंप्रेशन है, बॉटम फाइबर में टेंशन है, तो हम जानते हैं कि कंक्रीट एक टाइप का कैसा मटेरियल है? ब्रिटल मटेरियल है। कंक्रीट एक टाइप का कैसा मटेरियल है? ब्रिटल मटेरियल है। और ब्रिटल मटेरियल होने के साथ साथ ब्रिटल मटेरियल की खासियत क्या होती है कि वो टेंशन में वीक होते हैं। तो जो इसकी न्यूट्रल एक्सिस से बिलो का जो पार्ट है, ये अगर न्यूट्रल एक्सिस है और इससे जो बिलो का पार्ट है, इस पार्ट में हमें यहां पर क्या दिखने लग जाएंगे? कुछ क्रैक विजिबल हो जाएंगे। और अगर ये क्रैक विजिबल हो जाते हैं तो इसके बाद इस स्ट्रक्चर को हम यूज नहीं ले सकते। तो इस क्रैक को प्रिवेंट करने के लिए, इस क्रैक से हमें बचने के लिए हमें कौन सा मटेरियल यहां पर काम में लेना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए यहां पर एक अलग मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। अभी हम उसकी बात करेंगे कि यहां पर रेनफोर्समेंट या स्टील रेनफोर्समेंट जो आपने बार बार नाम सुना है, वही क्यों प्रोवाइड किया जाता है। तो उसके लिए देखना कि एक, मान लो हमने इसको टेंशन को रेजिस्ट करने के लिए यहां पर कोई मटेरियल प्रोवाइड कर दिया। मान लो वो कोई भी मटेरियल हो सकता है, हमें यहां पर रेजिस्ट क्या करवाना है? टेंशन रेजिस्ट करवाना है। तो पहली चीज कि टेंशन रेजिस्ट करवाना है, तो यहां पर मटेरियल कैसा होना चाहिए? डक्टाइल मटेरियल होना चाहिए। और डक्टाइल मटेरियल की खासियत क्या होती है कि उस पर टेंशन अगर फोर्स लगाया जाए तो वो एलोंगेट होता जाता है। मतलब उसके अंदर उसके ऊपर टेंसाइल फोर्स अगर किसी बॉडी पर लगाया जाए तो वो बॉडी, उसके अंदर जो आने वाले पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन है वो बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब इलास्टिसिटी के बाद में भी वो जो स्ट्रेन दिखाता है वो बहुत ज्यादा होते हैं। उस टाइप के मटेरियल को हमें यहाँ पर यूज लेना है। मान लो अब कोई कहता है कि यहां पर हम गोल्ड काम में ले लें, सिल्वर काम में ले लें, तो हमारे पास पहली चीज ये आती है कि यहां पर हमने स्टील ही क्यों काम में लिया। तो देखो ध्यान से कि गोल्ड सिल्वर, मान लो हाइपोथेटिकली कि आप ये मान अज्यूम करो कि उसकी अगर कॉस्ट कम भी होती है, अभी हम बात करते हैं वो कॉस्टली है, बट अगर हाइपोथेटिकली अगर हम ये अज्यूम कर ले कि उसकी कॉस्ट कम है, तो उस केस में क्या होगा कि हम यहां पर देखते हैं कि कॉस्ट कम होने के बाद भी हम यहां पर गोल्ड और सिल्वर प्रोवाइड नहीं करते हैं या कोई दूसरा मटेरियल प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो प्रोवाइड नहीं करते तो उस केस में क्या होता है, यहां पर स्टील यूज लेने का रीजन क्या है? मान लो इसका थर्मल कोफिशिएंट जो आपने सोम में पढ़ा होगा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हमने इस मटेरियल का मान लिया अल्फा 1 और इस मटेरियल का मान लिया अल्फा 2। तो वहां पर कंपोजिट बीम में आपने पढ़ा होगा कि अगर अल्फा 1 इक्वल्स टू अल्फा 2 होता है तो दोनों में आने वाला डिफॉर्मेशन भी क्या होता है? सेम होता है। दोनों बॉडीज क्या होती है? सेम अमाउंट से एलोंगेट होती है। अगर कोई भी एक अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2 हुआ या अल्फा 2 इज ग्रेटर देन अल्फा 1 हुआ, तो उस केस में क्या होगा कि बॉडी में कोई एक पार्ट, एक जो मटेरियल है वो ज्यादा एलोंगेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों में रिलेटिव मोशन होने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब दोनों मटेरियल के बीच में, इस स्टील और कंक्रीट के बीच में रिलेटिव मोशन होना स्टार्ट हो जाएंगे। और रिलेटिव मोशन अगर स्टार्ट होते हैं तो उस केस में क्या होता है कि ये क्या, यहां पर क्या हो जाएंगे? क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। इसीलिए हम यहां पर इसके हमें एग्जैक्टली सेम थर्मल कोफिशिएंट का कोई मटेरियल हमारे पास अवेलेबल नहीं है एज वेल एज जितना कंक्रीट का होता है। तो इसीलिए हम अल्फा जो कंक्रीट है अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है अल्फा स्टील के। अल्फा कंक्रीट वो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? इक्वल होता है अल्फा स्टील के। तो हम उसके बराबर एक मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात है कि स्टील इसलिए काम में लिया जाता है क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इक्वल होता है। अब सेकंड बात कि कंक्रीट में स्टील को दूसरा यूज लेने का रीजन क्या है? ये चीप कॉस्ट पे अवेलेबल हो जाता है।
ये क्या होता है, इसकी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। थर्ड थिंग, इसकी टेंशन मतलब टेंसाइल स्ट्रेस या टेंशन की जो रेजिस्टिंग कैपेसिटी है वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है। ये दोनों मिला के परफेक्ट कॉम्बिनेशन, लाइक ए परफेक्ट कपल बनाते हैं। जो आइडियल कपल होते हैं, जो लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, कुछ उस टाइप के कपल बनाते हैं। तो आपको ये याद रखना है, कंक्रीट और स्टील मिलके एक आइडियल कपल बनाते हैं। और हम बात करने वाले हैं कंक्रीट के बारे में कि कंक्रीट से अलग अलग टाइप की जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं उनके बारे में थोड़ा देखना। जो कंक्रीट होती है, अगर हम उसकी बात करें तो कंक्रीट को हम हमारे अकॉर्डिंग 3 टाइप के उससे स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। जैसे मतलब 3 टाइप के वेरियस स्ट्रक्चर में या स्ट्रक्चर्स के पार्ट में इनको काम में लिया जाता है। जैसे कि फर्स्ट वन पीसीसी, जिसको आपने नाम सुना होगा, दैट इज प्लेन सीमेंट कंक्रीट। सेकेंड वन इज आरसीसी एंड थर्ड वन इज पीएससी। अभी अभी हम थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन इनका देखेंगे। बाकी इंडिविजुअल अगर पीएससी की बात करें तो पीएससी हमारे कंप्लीट एक टॉपिक है जिसको हम डिटेल में एट द एंड ऑफ आरसीसी इसको डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पीसीसी की। पीसीसी क्या होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर कोई भी रेनफोर्समेंट नहीं होगा। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, इट इज प्रोवाइडेड विदाउट रेनफोर्समेंट। मतलब इसका फर्स्ट पॉइंट ये हो सकता है कि इसको विदाउट रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। सेकेंड थिंग, अगर हम इसके अंदर अभी बात करके आए थे कंक्रीट के अंदर, कंक्रीट है वो मिक्सचर होता है सीमेंट प्लस कोरस एग्रीगेट प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस वाटर का। अब बात करते हैं, अगर कंक्रीट पीसीसी बना रहे हैं मतलब प्लेन है, इसके अंदर रेनफोर्समेंट नहीं है, रेनफोर्समेंट नहीं है तो सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस कोरस एग्रीगेट प्लस वाटर का ये मिक्सचर होगा। क्लियर, यहां तक। नेक्स्ट देखिए पॉइंट। अब इसके बाद अगर ये है तो हमें इसका पता है कि इसकी इनफ गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, इनफ गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। अब इसके बाद इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो नेग्लिजिबल होती है। वो क्या होती है, नेग्लिजिबल। और नेग्लिजिबल होती है तो कितनी ली जाती है, जनरली ये हमारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ भी है वेरियस जेईई एग्जाम्स में कि कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कितनी होती है। जनरली हम उसको कंसीडर करते हैं 1/10 ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, 1/10 ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जबकि ये डेटा जो होता है वो होता है 7 to 15%, या हम ऐसा कह सकते हो 1/7 to 1/15 ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब इसके बाद देखिए, ये तो हुई पीसीसी की बात। अब पीसीसी की बात हुई तो इसका यूज कहां होता है, तो इसका यूज होता है मास कंक्रीटिंग वर्क में, मास कंक्रीट वर्क, या हम ये कह सकते हैं इसका एक और यूज होता है लीन कंक्रीट वर्क। इनमें इनका यूज होता है। ये पीसीसी के बारे में डेटा है। जनरली यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, वो होती है 1/10 ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद सेकंड बात करते हैं कि आरसीसी के बारे में। तो देखना आरसीसी में क्या होता है। अब बात की कि पीसीसी के अंदर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं होता, जबकि आरसीसी है, आरसीसी का नाम ही क्या है, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। इसका नाम क्या है, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। इसका दूसरा नाम, इट इज ऑल्सो नोन एज फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट। इट इज ऑल्सो नोन एज फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट। इसको फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट भी बोलते हैं। अब देखो फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो रेनफोर्समेंट होता है इट इज बिहेव लाइक ए फाइबर।
जैसे ही उसके ऊपर टेंसाइल स्ट्रेस आएंगे तो एलोंगेट होना स्टार्ट हो जाता है। फाइबर की तरह अगर उसमें डिफॉर्मेशन आते हैं तो फाइबर की तरह एलोंगेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि इसकी क्या खासियत होती है। तो देखो इसके अंदर ये सारे कंपाउंड तो होंगे ही होंगे, मतलब इसके अंदर सीमेंट भी होगा, प्लस फाइन एग्रीगेट भी होगा, प्लस कोरस एग्रीगेट भी होगा, प्लस वाटर भी होगा। क्लियर है। बट ड्यूरिंग कास्टिंग के टाइम पर इसके अंदर एक और मटेरियल ऐड होगा, दैट इज रेनफोर्समेंट। और वो कहां ऐड होगा, जिस जोन में टेंशन आ रही होगी। अब वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ बीम पर कि किस टाइप की बीम आपने प्रोवाइड की है। जैसे आपने सिंपली सपोर्टेड बीम की अगर बात करें, सिंपली सपोर्टेड अगर बीम की बात करें तो उसके अंदर अगर सैगिंग बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है, अगर एक सैगिंग बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है तो उसका जो बॉटम पार्ट है उसमें टेंशन रहता है, इसीलिए हम बॉटम में प्रोवाइड करते हैं। अगर सिमिलरली यही बात अगर हम कैंटिलीवर बीम पर बात करें, कैंटिलीवर बीम पर कुछ ऐसा लोडिंग लगी हुई हो तो उस केस में इसमें जो टेंशन होता है वो टॉप पर डेवलप होता है, इसीलिए कैंटिलीवर बीम में रेनफोर्समेंट टॉप पर प्रोवाइड किए जाते हैं। अब देखना इसमें हमने बात की कि ये फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट के बाद में हमने बात की कि रेनफोर्समेंट कैसे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है इसके अंदर। अब रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया, इट मींस यहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो कंक्रीट दे ही रहा था, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो दे ही रहा था, प्लस टेंसाइल स्ट्रेंथ किसके कारण से मिली हमें, टेंसाइल स्ट्रेंथ मिली ड्यू टू रेनफोर्समेंट, ड्यू टू रेनफोर्समेंट। और रेनफोर्समेंट के कारण से हमें इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ भी मिल जाती है। और अगर टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों मिल जाती है तो अब हम इसे एज ए स्ट्रक्चरल पर्पज से यूज ले सकते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद इसके अंदर ये क्या होता है देखना ध्यान से, कंक्रीट जो होता है वो एक टाइप का ब्रिटल मटेरियल होता है, ब्रिटल मटेरियल होता है। और अगर कोई मटेरियल ब्रिटल है तो वो टूटने से पहले वार्निंग नहीं देगा, टूटने से पहले वार्निंग नहीं देगा। तो हमें इसके अंदर अगर हम यही आरसीसी की बात करें तो इसमें क्या होता है, आरसीसी में कंक्रीट के साथ साथ क्या चीज ऐड हो जाती है, रेनफोर्समेंट। और रेनफोर्समेंट कैसा मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल है। तो इसका मतलब ये होगा अगर हम आरसीसी की बात करेंगे तो ये एक एम्पल वार्निंग देगा टूटने से पहले स्ट्रक्चर में। क्लियर है। यहां तक एम्पल वार्निंग देगा टूटने से पहले स्ट्रक्चर में कि मैं फेल, अब ये अपने को विजिबल हो जाएगी चीजें कि स्ट्रक्चर फेल होने वाला है या नहीं है। सडन पीसीसी की तरह सडन फेल नहीं होगा। और इसका अगर हम यूज की बात करें आरसीसी के स्ट्रक्चर की तो आप जितने भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट बनाते हो जैसे बीम, स्लैब, कॉलम, बिल्डिंग्स, मतलब स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स बनाते हो या फिर पूरे स्ट्रक्चर बनाते हो, जैसे बीम बनाते हो, ये क्या बोलते हैं सॉरी, इसको बिल्डिंग्स बनाते हो या फिर हॉस्पिटल बनाते हो या पब्लिक यूज के लिए कोई चीज बनाते हो, तो हर जगह मोस्टली आरसीसी का यूज होता है। अब इसके बाद हमारे पास इसका जो थर्ड पार्ट कंसिडर होता है दैट इज पीएससी, पीएससी प्री स्ट्रेस कंक्रीट। प्री स्ट्रेस कंक्रीट में क्या है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होता है बेसिकली, सीधा सा अभी हम फिलहाल के लिए इतनी चीज याद रखेंगे, ये एक टाइप ऑफ कंक्रीट है जिसमें हम स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, जो इनिशियल जो टेंशन है, मतलब इनिशियल टेंशन को क्या किया जाता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है। इनिशियल टेंशन न्यूट्रलाइज विद द हेल्प ऑफ कंप्रेशन, मतलब कंप्रेशन की हेल्प से हम इनिशियल टेंशन को न्यूट्रलाइज करते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में आगे बढ़ेंगे जब इस चैप्टर की बात करेंगे। ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं पीसीसी और आरसीसी की। अब हम जो आरसीसी के स्ट्रक्चर जो बनाते हैं आरसीसी के बारे में, तो देखना अब यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी हमने बात की कंक्रीट के 3 टाइप होते हैं, दैट इज पीसीसी, आरसीसी एंड पीएससी। ठीक है। यहां से एसएससी जेईई में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमारे पास कंक्रीट कितने टाइप की होती है। तो यहां पर ध्यान रखना कंक्रीट के 2 टाइप बताए गए हैं उस ऑप्शन में। और 2 टाइप कौन से होते हैं, या तो कंक्रीट को साइट पर कास्ट किया जा सकता है जिसको बोलेंगे इन सिटू कंक्रीट,
या हम ये कह सकते हैं कि कंक्रीट प्री कास्ट हो सकती है। तो याद रखना कि एग्जाम पर्पज में अगर आपसे पूछा जाए कि कंक्रीट कितने टाइप की होती है, या तो कंक्रीट को हम साइड पे कास्ट कर सकते हैं या पहले से कास्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप हो गया इन सिटू कंक्रीट, सेकंड टाइप हो गया प्री कास्ट कंक्रीट। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि कंक्रीट की इतनी हमने बात की प्रॉपर्टीज की, तो सबसे पहले हमने बात की थी कि कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो सबसे पहले क्यों ना हम कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को डील करें। तो कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ध्यान से देखना, चीजें समझना कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम किसकी निकालना चाह रहे हैं, ऑफ क्यूब ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, देखो ध्यान से कि देखो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमारे पास दो अलग अलग टाइप के स्पेसिमेन बना सकते हैं। इसका मतलब दो अलग अलग टाइप के स्पेसिमेन कौन से हो सकते हैं, या तो हम सिलेंडर बनाएं या हम क्यूब बनाएं एज पर कोड। अब ध्यान देना कि सिलेंडर हम बना सकते हैं और सिलेंडर की साइज क्या होती है। देखना, जो सिलेंडर हम बनाएंगे, यहां पर सिलेंडर का जो डाया रखा जाता है वो रखा जाता है 150 mm। सिलेंडर का जो डाया रखा जाता है वो कितना रखा जाता है, 150 mm। और उसकी जो सिलेंडर की जो हाइट रखी जाती है वो रखी जाती है 300 mm। मतलब सिलेंडर की जो हाइट होगी वो कितनी रखी जाती है, 300 mm। और जो डाया है वो कितना रखा जाएगा, 150 mm। ये पूछ भी सकता है क्वेश्चन एग्जाम पर्पज से, ध्यान रखना वेरियस जेईई एग्जाम से पूछा भी जा चुका है कि सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए उसकी साइज कितनी होती है, उसका डाया कितना होता है 150 mm। और उसकी जो लेंथ होती है वो कितना होता है, 300 mm उसकी लेंथ होती है। सिमिलरली जब हम इस पर टेस्ट करते हैं, मतलब इस पर कुछ इस तरीके से कंप्रेसिव लोड अप्लाई करेंगे, मतलब इसको टेस्टिंग मशीन में रखा जाएगा। और टेस्टिंग मशीन में रखा जाता है तो इसमें रिजल्ट कुछ ज्यादा अच्छे आते हैं प्रैक्टिकल पर्पज से, क्योंकि इसके अंदर जो फ्रिक्शन से अफेक्टेड एरिया होता है वो कुछ इतना पार्ट होता है इसका, ठीक है। और अनअफेक्टेड एरिया है जो फ्रिक्शन से, वो कुछ ये रहता है इस तरीके से। तो ध्यान देना कि इसमें अनअफेक्टेड एरिया है जो फ्रिक्शन से वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्यूब। जैसे अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब की जो साइज रखी जाती है वो क्यूब की साइज रखी जाती है 150 mm। ये भी साइज 150 mm क्यूब है, तो तीनों साइड क्या होगी, बराबर होगी। तो इसकी क्यूब की साइज कितनी होगी, 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm। अगर हम इसकी बात करें तो देखना, हमसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हम ये प्रेफर करना चाहिए या ये प्रेफर करना चाहिए। देखना ध्यान से कि एक्चुअली इसके रिजल्ट, मतलब जो क्यूब की स्ट्रेंथ होती है, मतलब जो सिलेंडर की स्ट्रेंथ होती है, एफ जो सिलेंडर की स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, क्यूब से लेस देन रहती है। पहली चीज क्लियर है, इसका मतलब क्यूब को हमें प्रेफर नहीं करना चाहिए। एक्चुअलिटी ये कहती है कि सिलेंडर को यूज करना चाहिए, बट हम प्रेफर किसको करते हैं, क्यूब को। तो हमारे एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन किससे आते हैं कि क्यूब की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में जो हम चेक करते हैं उस क्यूब की साइज कितनी होती है, 150 mm। अब अगर 150 mm क्यूब की साइज होती है तो अब देखना ध्यान से कि इन दोनों में एक उस रिलेशन की अगर हम बात करें तो क्यूब की जो स्ट्रेंथ होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.25 टाइम्स ऑफ एफ सिलेंडर होती है। मतलब सिलेंडर की स्ट्रेंथ का 1.25 टाइम्स होती है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं क्यूब टेस्टिंग की, किस इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है या किस टेस्टिंग मशीन में किया जाता है, तो उसके बारे में, और क्यूब के अंदर किस फेज से टेस्टिंग की जाती है इसके बारे में भी। तो देखना, अब हम इस टॉपिक पे आते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब ऑफ कंक्रीट। तो देखना, क्यूब जो बनाया जाता है, क्यूब देखना ध्यान से, क्यूब की साइज क्या रखी जाती है, 150 mm। क्यूब की साइज रखी जाती है 150 mm, ठीक है। ये लो, ये साइड हो गई 150 mm, दिस वन इज 150 mm एंड दिस वन इज 150 mm।
क्लियर है? ये 150 mm साइज रखी जाती है। अब 150 mm साइज रखी जाती है, मान लो ये इसका क्या है, टॉप फेस है, ये इसका क्या है, टॉप फेस। मतलब ये जब हमने क्यूब बनाया तो ये वाला फेस ओपन टू एटमॉस्फेयर था, ओपन टू एटमॉस्फेयर था। इसका मतलब ये जो दोनों फेस होंगे इनको हम कंबाइनली बोल सकते हैं दोनों साइड फेस थे, या हम ये कह सकते हैं ये टच थे, टच इन मोल्ड। मोल्ड में क्या थे, टच थे, मोल्ड में टच थे। तो देखना ध्यान से कि जो इसके ऊपर जो टेस्टिंग की जाती है, सबसे पहले जो क्यूब बनाया जाता है, क्यूब फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है क्यूब की साइज क्या होती है, तो वो क्या हो जाएगा 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm, या हम ये कह सकते हैं 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। अब बात दूसरी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्यूब की जो टेस्टिंग की जाती है, जो स्ट्रेंथ का वेरिएशन के लिए जो टेस्टिंग की जाती है, वो कितने कितने दिन पर की जा सकती है, वो हम कर सकते हैं 3 डेज, 7 डेज एंड 28 डेज पर हम इसकी स्ट्रेंथ का वेरिएशन चेक कर सकते हैं। बट जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या फिर जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो निकाली जाती है वो कितने दिन पर चेक की जाती है, वो चेक की जाती है 28 डेज पर। तो हमें जब भी पूछा जाए कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का चेक कब किया जाता है, तो 28 डेज पर। 28 डेज पर कैसे किया जाएगा कि उसको क्यूब को बनाने के बाद में, उसको क्यूब बना दिया, ओपन करने के बाद में उसको क्यूरिंग में रखा जाता है। क्यूरिंग में कितने दिन के लिए, टोटल 28 डेज के लिए। और 28 डेज पर जब हम इसको निकालते हैं उसके बाद हम इसको टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी से रिलेटेड डेटा होने चाहिए। तो जो ह्यूमिडिटी है वो होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 90% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, और टेम्परेचर जो होना चाहिए टेस्टिंग के टाइम पर वो होना चाहिए 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। क्लियर है? अब नेक्स्ट थिंग कि यहाँ पर जो टेस्टिंग की जाती है वो हमेशा कौन से फेस से की जाती है, साइड फेस से की जाती है। एंड टॉप फेस पर हम क्या करते हैं, प्योर सीमेंट की कोटिंग करते हैं, प्योर सीमेंट की कोटिंग करते हैं। और उसकी थिकनेस कितनी रखी जाती है, 1.5 से लेके 3 mm तक थिकनेस की कोटिंग की जाती है। अब ये जो टेस्ट है वो किसमें किया जाता है, कौन सी टेस्टिंग मशीन में किया जाता है, तो ये जो टेस्ट है वो किया जाता है CTM या हम ये बोल सकते हैं UTM में, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन या यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इसके अंदर 28 डेज के बाद में क्यूब को ले जाया जाता है और क्यूब को टेस्ट किया जाता है। और जिस पर ये क्यूब जो क्यूब है वो डिफॉर्म होता है, उस स्ट्रेंथ को नोट कर लिया जाता है, वो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है। अभी तक मैंने ये नहीं बोला है कि ये कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए हम आगे बात करेंगे कि वो क्या होती है। तो देखना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हो गई यहाँ पर। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालने के बाद में हमें एक चीज और ध्यान देनी है कि यहां पर पूछा गया है एक एग्जाम में क्वेश्चन कि जो मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल या स्पेसिमेन कितने बनाए जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं स्पेसिमेन कितने बनाए जाते हैं, तो एज पर कोड ये बनाए जाते हैं, मिनिमम नंबर होते हैं 3 सैंपल बनाए जाते हैं। नेक्स्ट वन कि इसके अंदर जो स्ट्रेंथ आती है उसको 0.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से राउंड ऑफ कर दिया जाता है, 0.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से राउंड ऑफ कर दिया जाता है। मान लो ऐसा आगे कोई स्ट्रेंथ 23.28 या फिर हम ये कह सकते हैं 23.35 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर स्ट्रेंथ आई है, तो हम उसको नियर बाई जो भी 0.5 का राउंड ऑफ होगा उससे कर देंगे। इसको हम क्या लिख देंगे, 23 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से इसको डिनोट कर देंगे। नेक्स्ट वन जो इसके अंदर देखना ध्यान से, मैंने 2 मार्किंग और की है, 3 डेज और 7 डेज पर टेस्टिंग की जाती है। 3 डेज और 7 डेज पर टेस्टिंग की जाती है। 3 डेज और 7 डेज पर टेस्टिंग इसलिए की जाती है कि हमें पता है कि हम फॉर्मवर्क यूज करते हैं, फॉर्मवर्क जो यूज करते हैं उसको हटाने के लिए हम चेक करते हैं 3 डेज और 7 डेज की जो टेस्टिंग है कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी हो चुकी है, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मवर्क को रिमूव करेंगे।
तो ये जो टेस्टिंग की जाती है वो कब की जाती है? 3 डेज और 7 डेज के रिगार्डिंग की जाती है। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि आरसीसी के अंदर जो कोड काम में आता है वो कौन सा कोड होता है, और आज तक वो कितने वर्जन उसके आ चुके हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है, और किस कोड के किस वर्जन में क्या था वो भी हमें याद करना है। फर्स्ट, हमें पता है, हमने देख रखा है कि आरसीसी का जो कोड है वो कोड है IS 456। IS 456, इसको इंडियन स्टैंडर्ड 456 नंबर दिया गया है। क्लियर है? ये यूज किसके लिए होता है? आरसीसी के लिए, रेनफोर्समेंट कंक्रीट के लिए। अब इसके बाद इसका जो सबसे पहला जो कोड आया था वो आया था 1953 में। सबसे फर्स्ट कोड कब आया था? 1953 में कोड बना था, उस टाइम बन के आया था। क्लियर है? अब उसका जो फर्स्ट रिवीजन, मतलब कोड के अंदर कुछ इंप्लीमेंट किए गए और उसके बाद उसका फर्स्ट रिवीजन निकाला गया, दैट इज 1957। मतलब कोड का नया नंबर आ गया IS 456 1957, जिसमें ईयर चेंज होते हैं, नंबर कांस्टेंट रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो IS 456 नेक्स्ट जो कोड आया था वो 1964 में उसका सेकंड रिवीजन हुआ था। इसका मतलब हम यहां देख सकते हैं, दिस इज फर्स्ट रिवीजन ऑफ कोड एंड दिस इज सेकंड रिवीजन ऑफ कोड। क्लियर है? दिस इज फर्स्ट रिवीजन ऑफ कोड और दिस इज सेकंड रिवीजन ऑफ कोड। इसके बाद IS 456 नेक्स्ट जो कोड आया 1978, ये आया थर्ड रिवीजन ऑफ कोड। नेक्स्ट जो अभी हम रिसेंटली पढ़ रहे हैं IS 456 2000, ये है फोर्थ रिवीजन। और ये पूछा गया है किसी एग्जाम में कि जो हम करंटली स्टडी कर रहे हैं कोड वो कौन सा रिवीजन है, दैट इज फोर्थ रिवीजन ऑफ कोड। अब देखो, इसको थोड़ा सा हम और इजी बनाते हैं कि हमें क्या रहता है, प्रॉब्लम क्या आती है, ये हमारे पास सिविल में इतने डेटा हैं कि हम उसको याद करने में हमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और इन चीजों को याद रखने की कुछ हम टेक्निक बना ले तो ये पार्ट थोड़ा इजी हो जाता है। तो देखो, थोड़ा सा आजकल क्या चल रहा है, लॉकडाउन का टाइम है, रामायण सब देख रहे हैं, तो रामायण से रिलेटेड हम इसको थोड़ा सा पार्ट को इजी बना लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये चीज इजी हो जाएगी। आपको याद क्या रखना है, ये वाला पार्ट, और ये आपको याद रहता है। इसका मतलब आपको डेटा कौन सा याद करनी है, ये 3 डेटा। क्लियर है? देखो ध्यान से, यहां पर हम मानते हैं कि भगवान राम जो थे इतने मैच्योर हो चुके थे कि उन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, इसमें बीटेक की डिग्री में एडमिशन लिया। क्लियर है? बीटेक का ड्यूरेशन पीरियड कितना होता है? 4 इयर्स होता है। तो यहां पर जब 1957 में आया तो उनकी डिग्री कंप्लीट हुई, और देखो डिग्री जैसे ही कंप्लीट हुई उस टाइम बहुत प्रोफेशनल डिग्री हुआ करती थी ये, और जैसे ही डिग्री कंप्लीट हुई उनके 7 फेरे करवा दिए गए। क्लियर है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 7 इयर्स। तो यहां पर हम इनको याद क्या रख सकते हैं, 7 फेरे हो चुके हैं। और जैसे ही 7 फेरे हुए तो वहां पर उनको कितने टाइम का वनवास मिला? 14 इयर्स का। और ये इन दोनों के जो बीच में जो गैप है वो 14 इयर्स है। तो ये हम कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं इस डेटा को कि देखो, सबसे फर्स्ट कोड कब आया था? IS 456 1953 में फर्स्ट कोड रिलीज हुआ था। उसके बाद में उसमें इंप्लीमेंटेशन होके रिवीजन कब आया? 1957 में, तो उसको हमने बोला फर्स्ट रिवीजन। उसके बाद में फिर इंप्लीमेंटेशन हुआ और सेकंड रिवीजन कब आया? 1964 में, और उसके बाद फिर एक रिवीजन आया, थर्ड रिवीजन, दैट इज 1978, और उसके बाद नेक्स्ट रिवीजन आया 2000, फोर्थ रिवीजन है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि IS 456 है वो कौन सा रिवीजन है, 456 2000 जो हम करंटली पढ़ रहे हैं वो फोर्थ रिवीजन है। इसके बाद में हमारे पास, ध्यान देना कि यहाँ पर हमने इसको याद करने की एक टेक्निक देखी कि भगवान राम ने 1953 में एडमिशन लिया डिग्री में, फिर उन्होंने 4 साल की बीटेक की, फर्स्ट रिवीजन आया उनका, फिर 7 साल। जैसे देखो, डिग्री करते हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री करने के बाद आप लोग भी जानते हैं कि इंसान में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, तो उसका एक नया रिवीजन निकल के आता है, उसी को हम फर्स्ट रिवीजन बोल रहे हैं। उसके बाद में डिग्री होने के बाद में जस्ट शादी हो जाती है, 7 फेरे हो गए, तो उसके बाद में भी इंसान का एक नया रिवीजन निकल के आता है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, उसको हम सेकंड रिवीजन बोल रहे हैं। एंड थर्ड रिवीजन दैट इज कब आया? जब उनको वनवास मिला।
ठीक है, 14 इयर्स का वनवास मिला तो हम यहाँ पर 1978 डेट याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमें कोड याद रहता है IS 456 2000। अभी रिसेंट में कुछ 2013 में कुछ नए अमेंडमेंट्स आए हैं। अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग काफी सारे जो डेटा थे जो अपडेट कर दिए गए और ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी अपडेट कर दी गई, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर हम यही ऐड करते हैं। आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, और अदरवाइज आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप या इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।